जरा सोचो, अगर एक दिन सूरज डूबने के बाद फिर कभी बाहर ही न निकले और रात के अंधेरे में जो भी बाहर निकले वो जिंदा कभी भी वापस ना आ सके। यही है डस्ट बियॉन्ड द एंड ऑफ द वर्ल्ड की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एनीमे को, जिसकी दुनिया का एंड हो चुका है, लेकिन एक सर्वाइवर जो अभी भी जीने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं स्टार्टिंग में अकीरा यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होता। फिर वो आसपास की चीजों को देखकर ये पता लगाता है कि वो एक खंडर में है। फिर वो जैसे ही बाहर निकल कर देखता है, जहाँ पर वो बाहर का सीन देखकर काफी शौक होता है और कहता है कि ये जगह काफी अजीब है। फिर वो अपनी पुरानी बातों को याद करने का ट्राई करता है। फिर वो अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर ले रहा होता है और कहता है कि मैं कहाँ पर हूँ और आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर दो लोग आ जाते हैं, जिसमें एक छोटी सी लड़की भी होती है जो कि इसे देखकर कहती है कि इस इंसान के अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है। जहाँ पर उस लड़की के डैड उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि तुम हमारे लॉर्ड के बारे में ऐसा मत कहो। लेकिन तभी अकीरा अपने आप ही वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर वो जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है ये दोनों लोग उसे कार्ड में लेकर ले जा रहे होते हैं, जहाँ पर ये बंदा उसे सारा सब कुछ बताना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि जब से हम यहाँ पर हैं तब से हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारे लॉर्ड हो। यहाँ तक कि वो उसे ये भी कहता है कि हमारे लॉर्ड, आपने आज तक आंखें नहीं खोली थी लेकिन आज आप जाग चुके हो। फिर ये बंदा बता रहा होता है कि इसके बाद यहाँ पर काफी बड़ा भूकंप आया, जिसकी वजह से यहाँ की सारी चीजें तबाह हो गई और हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप हमें यहाँ मिलोगे। जिसके बाद ये बंदा इसे इस प्लेस का नाम बताता है जो कि है हाकुदाटे। जहाँ पर ये सुनते ही इसको कुछ होने लगता है और अकीरा को ऐसा लगता है कि वो इस प्लेस को पहले से ही जानता है। और ये सारी चीजों को याद करते हुए अकीरा का सर काफी दर्द करने लगता है और फिर वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये बंदा अकीरा को लेकर अपने घर आ गया था, जहाँ पर उसकी वाइफ अकीरा को देखकर काफी हैरान हो रही होती है, क्योंकि लॉर्ड को अपने घर पे लाना कोई भी आम बात नहीं है। जहाँ पर इन दोनों को इस बात की टेंशन हो रही होती है कि ये बात गलती से भी बाहर निकली तो काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। जहाँ पर ये कहता है कि मैं अपने लॉर्ड को वहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद उसकी वाइफ भी इस बात को मान लेती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे बैठकर खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पर अकीरा उनसे पूछ रहा होता है कि आखिर ये जगह कौन सी कंट्री में आती है। जहाँ पर अकीरा को ये जानने मिलता है कि इस जगह पर कोई भी कंट्री नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड को एक गैंग कंट्रोल करती है जिसे ऑरवेल कहा जाता है। सभी लोगों के इस गैंग के बारे में काफी अलग अलग ख्यालात हैं। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं और कुछ लोग काफी बुरा। जहाँ पर अकीरा को ये सारी बातों को सुनकर एक चीज तो समझ आ जाती है कि इस कंट्री में कोई भी फाउंडेशंस नहीं है और न ही कोई बाउंड्रीज। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है जो कि इस पूरी जगह को रन करता है और उसका नाम है ओवेल। जिसे पहले अकीरा ऑरवेल समझ रहा था, वहीं पे उनमें से एक साथी कह रहा होता है कि हमें ओवेल को इसके बारे में बता देना चाहिए कि हमारे पास लॉर्ड है। लेकिन वाइल इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारे लॉर्ड को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो ऐसे में उन्हें बताना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन तभी ये कहता है कि तुम इस बात को तो जानते हो ना कि इससे पहले क्या हुआ था। जहाँ पर वाइल इस बात को सुनकर काफी डर जाता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ सभी को चिल करते हुए कह रही होती है कि इनके अलावा लॉर्ड के बारे में कोई और नहीं जानता और अगर ये लोग मिलके इस बात को बाहर न जाने दे तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही ये सारा मामला शांत होता है तो वाइल और उसकी फैमिली यहीं पर ही सो जाते हैं, जहाँ पर अकीरा उन लोगों को देख रहा होता है और खुश हो रहा होता है। जिसके बाद वो भी सोने के लिए चला जाता है। फिर रात में हम एक लड़की को भी देखते हैं जो कि इन सभी पर नजर रखे हुए होती है। फिर अगली सुबह अकीरा सारी चीजों को याद करने का ट्राई कर रहा होता है कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी उसे कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन तभी ये छोटी सी लड़की जिसका नाम एडी है वो अकीरा के पास आ जाती है और उसे पूरा मार्केट घुमा रही होती है। जहाँ पर ये पूरी मार्केट को देखकर अकीरा काफी समझ जा रहा है कि वो अपने टाइम से काफी पीछे आ चुका है और इस वाले टाइम में ना तो किसी के पास लैपटॉप है और ना ही कोई स्मार्टफोन। फिर एडी यहाँ से लेकर उसे लाइब्रेरी में आ जाती है, जहाँ पर अकीरा इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर देता है और उसे ये पता लगता है कि आखिरकार ये प्लेस कौन सी है और यहाँ पर क्या क्या चलता है। लेकिन अकीरा को इस जगह पर कोई भी खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो एडी उसे बाहर लेकर आ जाती है। जहाँ पर अकीरा उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे ओवल के बारे में कुछ ज्यादा बता सकती हो। जहाँ पर वो कहती है कि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तभी अकीरा की नजर सामने की तरफ जाती है, जहाँ पर एक रिचुअल हो रहा होता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां अपने लाइफ पार्टनर को पसंद कर रही होती है। जहाँ पर अकीरा ये सारी चीजों को देखकर काफी शौक होता है और वो नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं है। जहाँ पर ईडी उससे कह रही होती है कि वो भी शादी के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन उसके यहाँ पर एक रिचुअल होता है जिससे कि सारे लोग एक साथ रह सकते हैं और उसकी फैमिली में भी यही रिचुअल किया है और इसी वजह से वो सारे लोग साथ में रह पाते हैं। जहाँ पर अकीरा समझ जाता है कि ये वाला रिचुअल शादी नहीं है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए उन्हें कुछ गिफ्ट देते हैं, जैसे कि अकीरा ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिया था। और हाँ, ये सिर्फ उसकी यादें होती हैं। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कि यहाँ पर ईडी से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी ईडी की मम यहाँ पर आ जाती हैं, जो अकीरा से ये कहती हैं कि क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। फिर वो इसे लेकर एक ट्रैक्टर के पास आ जाती हैं, जहाँ पर अकीरा जैसे ही इसको चेक करता है तो ये समझ जाता है कि इसे सही कैसे करना है और वो कहता है कि अभी ठीक कर देता हूँ। जिसके बाद वो इस ट्रैक्टर को वो ठीक कर देता है
जो देखकर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर ओवेल के मेंबर्स आ जाते हैं और साथ में उनका लीडर भी होता है, जहाँ पर अकीरा उसे देखकर काफी शॉक होता है और साथ में वाई भी, क्योंकि उन्हीं के साथी ने उन्हें धोखा दिया है। ये बंदा जिसका नाम है कैनिस, वो अकीरा के पास आता है और उसे काफी बड़ी बुरी चीजें सुना रहा होता है और कहता है कि अरे ओ छोटे बच्चे, तुम टाइम में काफी पीछे से हो, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम हमारे काफी काम आ सकते हो, तो फिर चलो हमारे साथ। लेकिन ये आदमी इस चीज को नहीं जानता कि अकीरा टाइम में पीछे से नहीं है, बल्कि वो तो काफी आगे से है। लेकिन अकीरा उनके साथ जाने से मना कर देता है और कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं गया तो तुम आखिर क्या कर लोगे। जहाँ पर कैनिस उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और ये इन लोगों के गॉड के साथ काफी बुरी तरीके से बिहेव कर रहा होता है। जहाँ पर ये सारी चीजों को देखकर वाई उन्हें बचाने के लिए आगे आ जाता है और कहता है कि प्लीज हमारे लॉर्ड के साथ ऐसा मत करो। जो सुनकर कैनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वाई के पैर में गोली मरवा देता है, जिससे कि वाई की हालत काफी खराब हो जाती है। जहाँ पर फिर भी वो सारे लोग कैनिस को समझाने का ट्राई करते हैं कि प्लीज वो ऐसा न करे, लेकिन वो फिर भी इन लोगों की कोई भी बात को नहीं मानता और काफी बुरा भरा उनको कह रहा होता है कि यहाँ तक कि वो एडी को भी नहीं छोड़ता। जो देखकर वाई काफी गुस्से आ जाता है और कहता है कि मैं इसके बारे में रिपोर्ट करने वाला हूँ कि तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। जो सुनते ही कैनिस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। फिर वो वाई को यहाँ पर ही टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता है और साथ ही साथ अपने साथियों से कह रहा होता है कि इस बच्चे के साथ साथ वाई को भी हमारे साथ लेकर चलो और हम इन्हें सजा देने के बाद दोबारा से छोड़ देंगे। जहाँ पर सारे लोग मिलकर कैनिस को समझाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैनिस ताकत के घमंड में किसी की बात को नहीं सुनता और कह रहा होता है कि मेरे पास काफी ज्यादा ताकत है, तो मैं यहाँ पर किसी को भी आराम से उठवा सकता हूँ, तो फिर तुम लोग यहाँ पर चुप रहो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ से ये लोग इन लोगों को लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर अकीरा इन दोनों से माफी मांग रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब कुछ मेरी ही गलती है और सिर्फ मेरी वजह से ही ऐसा हो रहा है। जहाँ पर वाई उससे कहता है कि प्लीज लॉर्ड हमसे माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, ओवल है ही ऐसे। लेकिन तभी अचानक से ट्रेन वहीं पर ही रुक जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर ट्रेन को रुकने का कोई भी मतलब नहीं होता। जहाँ पर अकीरा बाहर से आवाज आते हुए सुनता है कि कैनिस अपने साथियों से कह रहा होता है कि इन दोनों को यहीं पर ही जान से मार दो और इनका यहीं पर ही खेल खत्म कर दो। जिसके बाद ये सारे मिलकर उन दोनों को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए देखकर अकीरा समझ जाता है कि उनके साथ आखिरकार क्या होने वाला है। जहाँ पर वो भी उन्हें रोकने का काफी ट्राई करता है और कहता है कि प्लीज उन दोनों के साथ ऐसा मत करो, लेकिन उसकी बातें कोई भी नहीं सुनता। और यहाँ पर ओवल के ये सारे मेंबर्स उन दोनों को जान से मारने ही वाले होते हैं, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि अकीरा का कंटेनर को काट कर उसे फ्री कर देती है और बाकी की सारी चीजों को भी तहस नहस कर देती है। जहाँ पर अकीरा भी इसको देखकर काफी शौक होता है और वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, तो वो बताती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं हूँ कौन, लेकिन मैं इन दोनों की जान को बचा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी बातों को सुनना होगा। अगर तुम मेरे दिल को एक्सेप्ट करते हो तो मैं इन दोनों को बचा सकती हूँ। जहाँ पर अकीरा के पास कोई भी रास्ता नहीं होता, तो वो कहता है कि अगर ठीक है तुम इन दोनों को बचाने के लिए रेडी हो तो मैं भी तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कैनिस को इस लड़की के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी ये लड़की कैनिस के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिसकी वजह से कैनिस काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे कि हम देखते हैं यहाँ पर कैनिस की हालत काफी खराब हो चुकी होती है। जहाँ पर ये सारी चीजों को होते हुए देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। फिर ओवल के सारे मेंबर्स इस लड़की पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ये लड़की उन सभी लोगों को काफी आराम से मार देती है। इसका फाइटिंग स्टाइल काफी अलग होता है और ये काफी ताकतवर भी होती है, जिसकी वजह से इसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। और हम देखते हैं कि कैनिस जो कि अभी भी जिंदा होता है, तो वो भागते हुए सीधा एक मशीन गन के पास पहुंच जाता है और इस लड़की पर ताबड़तोड़ हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस चीज से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी ये लड़की भी कैनिस के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर काफी सारी चीजें तबाह हो जाती हैं, मतलब कि कैनिस भी मारा चुका है। जहाँ पर अकीरा भी इन सारी पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और काफी डर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अकीरा के पास वो लड़की आ जाती है, जहाँ पर अकीरा इससे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम हो कौन, क्या तुम एक असैसिन हो। और जैसे ये लड़की अपना मास्क को उतारती है तो अकीरा जैसे ही उसको देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और वो कहता है क्या टोवासा, और हमें पता चलता है कि टोवासा वही लड़की है जिसको कि अकीरा ने रिंग दी थी। जहाँ पर वो अकीरा से कह रही होती है कि चलो हम दोनों शादी करने वाले हैं, जो सुनकर अकीरा कहता है क्या, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सारा सब कुछ अकीरा का सिर्फ एक वहम होता है, क्योंकि इस लड़की का नाम टोवासा नहीं होता, इसका नाम है युगुरी। जहाँ पर युगुरी उसके पास आकर उसे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन अकीरा को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, तो वो उसे बार बार मना कर रहा होता है और कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर तुम मुझसे यही कहोगी। जिसके बाद युगुरी एक रिंग को बाहर निकालती है, जहाँ पर अकीरा भी उस रिंग को देखकर पूछता है कि आखिर ये रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है। तभी ईडी अकीरा के पास आ जाती है और उसे ये दिखाती है कि उसके डैड के पैर में चोट लगी हुई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो गए हैं। जहाँ पर युगुरु भी ये देखकर कहती है कि ये सारी चीजें हम बाद में भी बात कर सकते हैं, पहले हमें इन्हें बचाना होगा। जिसके बाद ये लोग वाई को लेकर उसके घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर ही वही बंदा होता है जिसने की अकीरा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी उन लोगों को, और अब वो उसके सामने बैठकर माफी मांग रहा होता है, जहाँ पर अकीरा भी उसे माफ कर देता
होता है, क्योंकि ये बंदा उसके बारे में नहीं जानता था कि ओवल के लोग कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे। जिसके बाद अकीरा ये डिसाइड करता है कि उसका यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो लोग वापस से इसे ढूंढते हुए कभी भी वापस आ सकते हैं। तो वो रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाएगा। जहाँ पर अकीरा को ऐसा जाते हुए देख ये सभी लोग काफी दुखी हो जाते हैं, पर अकीरा के पास कोई और रास्ता नहीं होता, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही ये दोनों बातें करते हुए यहाँ से जा रहे होते हैं, जहाँ पर युगोरी उससे कह रही होती है कि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। पर अकीरा उससे कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो, क्या तुम नहीं जानती मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मेरे साथ आकर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। फिर ये दोनों दोबारा से उसी खंडर में आ जाते हैं, जो कि एक तरह की लैब हुआ करती थी, जहाँ पर अकीरा को ऐसा लगता है कि उसे यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल जाएगा, जिससे कि वो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में काफी कुछ जान सकता है। लेकिन इस जगह पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, तो उन्हें कुछ भी सही से नहीं दिखाई दे रहा होता। तभी यहाँ पर अचानक से युगुरी को किसी के आने की आहट आती है, तो एकदम से ही अकीरा को नीचे गिरा देती है। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर कोई तो आ रहा है। जिसके बाद हमें यहाँ पर दो लड़कियों को दिखाया जा रहा है, जो कि अकीरा को ढूंढते हुए यहाँ पर आई होती हैं, और उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके अलावा भी यहाँ पर कोई है। जहाँ पर ये दोनों अपने मैजिक का इस्तेमाल कर ये पता लगाते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन कौन है। लेकिन युगुरी ने अपने ऊपर और अकीरा के ऊपर मैजिक किया होता है, जिस वजह से वो दोनों पकड़ में नहीं आते। लेकिन तभी यहाँ पर इन दोनों को एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं वो इडी होती है। जहाँ पर ये दोनों लड़कियां उससे अकीरा के बारे में पता करने का ट्राई करती हैं, जहाँ पर अकीरा भी ये सारा सब कुछ होते हुए देखकर काफी शौक होता है कि ईडी इतनी रात में आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। जहाँ पर ये दोनों ईडी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम उस इंसान को जानती हो, और साथ में क्या उस लड़की को भी जिसने ओवर के जनरल को जान से मार दिया। लेकिन ईडी इसके बारे में बताने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उन दोनों ने उसके डैड की जान बचाई है। जहाँ पर ये सारी बातों को सुनने के बाद वो लड़कियाँ काफी डिसअपॉइंट सी लग रही होती है, फिर वो यहाँ से चली जाती है। फिर उनके जाने के बाद अकीरा और युगोरी दोनों ही बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर अकीरा फिर ईडी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जहाँ पर ईडी भी उसे बताती है कि वो अकीरा के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आई थी, जहाँ पर वो उसे स्मार्ट वॉच देती है, और जैसे ही अकीरा इसे पहनता है वैसे ही ये वॉच अनलॉक हो जाती है, जिसके अंदर अकीरा के लिए एक मैसेज भी होता है। जहाँ पर अकीरा जैसे ही इस मैसेज को सुनता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज तोवासा की है, जो कि एक वॉइस नोट था, जिसके अंदर तोवासा उससे कह रही होती है कि मैं ये जानती हूँ कि तुमने मेरी काफी केयर की है, लेकिन अब तुम मुझे भूल जाओ। जिसको सुनने के बाद ये यहाँ पर काफी ज्यादा सैड हो जाता है। जहाँ पर युगुरी उसे पूछ रही होती है कि आखिर तुम क्या करोगे, तो वो उसे बताता है कि मैं दोबारा से अपने घर टोक्यो जाना चाहता हूँ, ताकि मैं ये सारा सब कुछ पता कर पाऊँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। जहाँ पर युगुरु भी ये सारी चीजों को सुनने के बाद काफी एक्साइटेड हो जाती है, और वो भी उसके साथ जाने के लिए जिद करती है। लेकिन अकीरा उससे कहता है कि तुम मेरे इतने पास मत आओ, मैं अभी भी तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। फिर रात में ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अकीरा उससे पूछ रहा होता है कि क्या वो उन दोनों लड़कियों को जानती है जो यहाँ पर आई थी। जहाँ पर युगुरी इसे बताती है कि हाँ मैं उन दोनों को जानती हूँ, वो दोनों ही एंड्रॉइड्स हैं, बिल्कुल मेरे ही तरह। और फिर वो कहती है कि मैं इससे ज्यादा और भी तुम्हें कुछ नहीं बता पाऊंगी। जहाँ पर अकीरा फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो, और इतना सुनने के साथ ही वो फटाक से अकीरा के ऊपर आ जाती है और कहती है कि क्योंकि तुम मुझे काफी अच्छे लगते हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, मैं अभी तुमसे शादी नहीं करूंगा। फिर सुबह हो जाती है, जहाँ पर ईडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। फिर ये दोनों भी उसे बाइक लेकर एक समुद्र की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर इन दोनों को इस समुद्र को पार करना होता है। लेकिन उन्हें यहाँ पर एक बंदे से बात करते यह पता चलता है कि यहाँ पर जो नाव है वो कभी कभी ही आती है, तो इस वजह से इन्हें यहीं पर ही रुकना होगा। लेकिन तभी लकीली एक बंदा यहाँ पर आता है जिसके पास नाव है, जिसके साथ ये दोनों बैठकर उसके साथ ही निकल जाते हैं। और ऐसे ही बात करते करते ये सारे लोग जापान पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अकीरा यहाँ पर पहुंचने के बाद काफी खुश होता है। फिर जैसे ही दोनों यहाँ से आगे जा रहे होते हैं, तभी एक लड़की एकदम से आकर अकीरा के साथ टकरा जाती है, जिस वजह से उस लड़की का सारा सामान नीचे गिर जाता है। जहाँ पर अकीरा और युगुरी दोनों ही उसका सामान कलेक्ट करने में उसकी मदद करते हैं। और जैसे ही युगुरी उसकी नोटबुक को देखती है, तभी ये छोटी सी लड़की अपनी नोटबुक को उससे छीन लेती है और कहती है कि ये वाली नोटबुक मेरे लिए काफी जरूरी है। जिसके बाद ये दोनों ही इस बच्ची को लेकर शॉप में आ जाते हैं और उसे काफी सारा सामान भी दिलाते हैं। जहाँ पर अकीरा इस चीज को लेकर काफी शौक होता है कि यहाँ पर जो इंसान काम कर रहा होता है उसका मालिक उसे वहाँ पर आकर काफी ज्यादा टॉर्चर करता है। और इससे पहले कि अकीरा कुछ भी कह पाता, उससे पहले ही युगुरी उसे लेकर बाहर आ जाती है और उसे समझाने लगती है कि हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है कि जो इंसान हमसे नीचे काम करता है उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाता है। जहाँ पर अकीरा उस छोटी सी बच्ची को एक पेंट ब्रश वापस से दे देता है, जो कि उसे वहाँ पर टकराने पर टूट गया था। जहाँ पर इसे पाने के बाद वो लड़की काफी खुश होती है और इसके बाद वो उससे पूछती है कि आप लोग अब यहाँ पर से कहाँ पर जाओगे। जहाँ पर अकीरा उसे बताता है कि इन दोनों की जर्नी काफी लंबी होने वाली है और उन्हें काफी बड़े माउंटेन को भी क्रॉस करना है। लेकिन ये छोटी बच्ची समझ जाती है कि आखिर ये दोनों कहाँ पर जाने की बात कर रहे हैं और ये कहती है कि अगर आप दोनों यहाँ से जाओगे तो रास्ते में आप लोगों को एक चेक पॉइंट मिलेगा, जहाँ पर आप लोगों को चेक किया जाएगा। लेकिन मैं शॉर्टकट को जानती हूँ जहाँ से आप लोग जा सकते हो। फिर
अगले सीन में यहाँ पर ये दोनों उस बच्ची के साथ जंगल में आ जाते हैं और हाँ ये एक जंगल वाला रास्ता होता है और यहाँ पर ये बच्ची जाते हुए इन दोनों का स्केच भी बना रही होती है जो कि एकदम सेम टू सेम होता है। जहाँ पर अकीरा को उसे देखकर लगता है कि ये उसकी फियोंसे की पेंटिंग है यानी कि तोवासाकी और ये उसे लगातार ही घूरे जा रहा होता है। जहाँ पर योगोरी उसे कह रही होती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये पेंटिंग मेरी है। फिर अकीरा यहाँ पर इस बच्चे की तारीफ करता है क्योंकि उसका स्केच काफी अच्छा है। जहाँ पर वो भी इस बात को सुनकर काफी खुश होती है। फिर हमें यहाँ पर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे मिलकर आराम से खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पर योगोरी अकीरा को एक सिंबल दिखाती है जो कि उसकी चेस्ट पर बना होता है और जैसे ही अकीरा उसे छूने का ट्राई करता है तभी योगोरी उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो उस छोटी सी बच्ची से उसकी नोटबुक को मांगती है और वो ये कहती है क्या तुम मुझे ये दिखा सकती हो। लेकिन वो लड़की कहती है कि ये वाली नोटबुक मेरे लिए काफी स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर मेरे मॉम और डैड हैं जिन्हें देखकर ही मैंने स्केच करना स्टार्ट किया था। और जैसे ही ये दोनों उसके बनाए हुए स्केचेस को देखते हैं और साथ में लिखी हुई स्टोरीज को भी पढ़ते हैं तो इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा होता है। फिर ये लड़की जिसका नाम है उमोरू वो भी इन्हें देखकर काफी खुश हो रही होती है। फिर अगली सुबह ही ये लोग काफी आसानी से दूसरी सिटी में एंटर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर गार्ड को इनके ऊपर शक होता है लेकिन वो फिर भी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जहाँ पर इस जगह पर आने के बाद योगोरू को काफी भूख लग रही होती है तो ये तीनों खाना खाने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। जहाँ पर योगोरू भी काफी एंजॉय करते हुए खाना खा रही होती है और साथ ही साथ वो अकीरा का भी खाना खा जाती है जो देखकर अकीरा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, आखिर मेरा खाना तो छोड़ दो। और फिर वो जैसे ही अपने लिए एक और प्लेट लेने जाता है तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी इन सभी का कमांडर सामने आ जाता है जो कि यहाँ पर काफी अजीब सी बातें कर रहा होता है। जहाँ पर उमर उसके पास जाती है और वो उससे कहने लगती है कि आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया और अब आप भी अपना वादा निभाओ। और वो इन सभी से अपनी मॉम और डैड की स्केचबुक को वापस मांग रही होती है। जहाँ पर ये बंदा कहता है कि तुम्हें आखिर क्या लगता है हमने उसे जलाना नहीं होगा, हमने अब तक उसे जलाकर राख कर दिया होगा, क्यों है ना मेरे साथियों। जो सुनकर उमर को काफी गुस्सा आने लगता है और वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन इस बंदे को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता जिस वजह से वो उसे नीचे फेंक देता है। जिसके बाद अकीरा यहाँ पर योगोरी से ये पूछ रहा होता है कि क्या तुम अभी हमें बचा सकती हो। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें बचा सकती हूँ। तभी एकदम से उमरू इस बंदे के ऊपर अटैक कर देती है और इन दोनों से कहती है कि वो लोग यहाँ से भाग जाए। फिर योगोरू भी यहाँ से अकीरा को लेकर भाग जाती है। जिसके बाद ये दोनों एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस साइड ये बंदा उमरू के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और उसे यहीं पर ही पीटना शुरू कर देता है। जहाँ पर अकीरा दोबारा से उमरू की हेल्प करने के लिए जाने लगता है लेकिन योगोरी उसे रोक लेती है और ये कहती है कि उसने हमें धोखा दिया है तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। और साथ में ये भी कहती है कि अगर तुम दोबारा से वहाँ पर जाओगे तो ओवल के लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे इन सारी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे वहाँ पर वापस जाना है। और योगोरी उससे कहती है पर मैं वहाँ पर तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे कुछ उसूल हैं। फिर हम दोबारा से यहाँ पर उमरू को देखते हैं जहाँ पर ये आदमी उसके सामने ही खड़ा होता है और वो ये कह रहा होता है कि ओह अच्छा तो ये रही तुम्हारी नोटबुक, क्या मैं इसे भी जला दूं? वैसे तुमने जो मेरे साथ किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है तो चलो इसे भी जला देते हैं। जहाँ पर उमरू ऐसा करने के लिए उसे बार बार मना कर रही होती है और कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन ये बंदा उसकी एक भी बात को नहीं मानता और इस बुक को जला देता है जिसे देखकर उमरू यहाँ पर काफी चिल्ला रही होती है और रो रही होती है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कर पाती। इस तरह यहाँ पर योगोरी इससे पूछ रही होती है अगर मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर जाऊंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो वह कहता है कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ और वैसे भी तुम एक एंड्रॉइड हो और मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे ओवल वाले उमरू को लेकर एक शहर में आ जाते हैं जहाँ पर ये उस बात से काफी दुखी होती है कि उसके साथ काफी बड़ा धोखा हुआ है और इसे इस बात का भी एहसास होता है कि उसने भी दूसरों के साथ ऐसा ही किया है। लेकिन तभी उसे आवाज आती है जो कि उसके सेल के बाहर से आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अकीरा अचानक से अंदर आता है और वो आमरू को छुड़ाने लगता है जो देखकर आमरू यहाँ पर काफी शौक होती है। जहाँ पर अकीरा उससे कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमने अपनी मम डैड की बुक को पाने के लिए ऐसा किया था तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। जहाँ पर सारे के सारे गार्ड्स यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी इस बात का पता लग जाता है कि पक्का शहर में कुछ न कुछ तो हो रहा है। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों भी यहाँ से भागने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन तभी उनके सामने एक सोल्जर आ जाता है लेकिन अकीरा उसे निपटा कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इन दोनों की किस्मत काफी बुरी होती है क्योंकि वही बंदा उन दोनों के वापस से सामने आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि ये सारा सब कुछ मेरा ही प्लान था और मैं इस बात को जानता था कि अगर तुम दोनों को एक मौका मिलेगा तो तुम दोनों यहीं से ही भागने वाले हो। जिसके बाद ये सोल्जर्स अकीरा को पकड़ लेते हैं और उसे काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। जहाँ पर आमरू कह रही होती है कि प्लीज इसे छोड़ दीजिए, इसे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आदमी अभी पास नहीं आता और साथ ही साथ आमरू के बारे में काफी अजीब अजीब बातें करने लगता है जिस वजह से अकीरा को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद वो सीधा ही जाकर उसका गिरफ्तार पकड़ लेता है और कहता है कि आखिर ये तुम क्या बातें कर रहे हो। जहाँ पर वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे छूने की कोशिश कैसे की, मेरे सारे कपड़े तुम्हारी वजह से खराब हो गए, तुम
सारे मिलकर इसको मार दो। फिर ये सारे के सारे गार्ड्स अकीरा को मारना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन काफी ज्यादा पीटने के बाद भी वो आमरू को हौसला दे रहा होता है कि तुम शांत रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि वो दोनों यहाँ से बाहर जरूर जाएंगे और आमरू बाहर जाकर अपना स्केच दोबारा से बना सकती है। जहाँ पर आमरू भी इस बात को सुनने के बाद काफी हैरान होती है, लेकिन ये आदमी तभी कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, तो चलो पहले मैं तुम्हें खत्म करता हूँ। तभी सारे के सारे गार्ड्स आमरू को मारने के लिए सामने आ जाते हैं, लेकिन अकीरा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर युगुरी आ जाती है, जो कि आमरू को इन लोगों से बचा लेती है। तभी उसे देखकर ये आदमी कहता है कि ये तो काफी अच्छा हुआ कि तुम तीनों ही मुझे यहाँ पर एक साथ मिल गए, लगता है कि मेरा प्रमोशन आज तो पक्का ही है। जहाँ पर युगुरी अपने वेपन को यूज कर सारे के सारे गार्ड्स के वेपन को तबाह कर देती है। फिर वो अपने फाइटिंग स्टाइल से सभी को ही धूल चटा देती है, जो देखकर ये आदमी भी काफी डर जाता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और वो अचानक से अपनी वेपन को भी बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो युगुरू पर अटैक करने ही वाला था, तभी युगुरू भी उसे एक जोरदार लात मार देती है, जिससे कि वो दूर जाकर गिर जाता है। जहाँ पर अकीरा उसे पूछता है कि तुमने तो मना किया था कि तुम इसकी हेल्प नहीं करोगी। तभी युगुरी से बताती है कि मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि मैं एक एंड्रॉइड हूँ। और वो ये भी कहते हैं कि बाद में मुझे इस बात की रियलाइजेशन हुई कि उसके लिए आमरू को बचाना काफी इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से वो यहाँ पर आ गई। जहाँ पर अकीरा भी इस चीज को सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जहाँ पर आमरू के पास पहनने के लिए ज्यादा कपड़े नहीं होते, जहाँ पर युगुरू उसकी मदद करती है, लेकिन जैसे ही वो कपड़े चेंज करती है तो युगुरू ये नोटिस करती है कि उसके पीठ पर काफी सारे निशान हैं, जो देखकर वो कहती है कि मैं इन्हें सही कर सकती हूँ, और वो इन सारे घावों को काफी आराम से हील कर देती है। जहाँ पर आमरू उसे ये कहती है कि अगर आप हील कर सकती हो तो क्या आप मेरे पीठ पर बने हुए इस टैटू को भी रिमूव कर सकती हो। युगुरी ऐसा करती है, लेकिन आमरू को उससे काफी दर्द होने लगता है, लेकिन आखिरकार वो टैटू गायब हो जाता है। लेकिन वो यहाँ पर उसकी पेंटिंग की तरह ही एक आर्ट बना देती है, जो देखकर आमरू को भी काफी अच्छा लगता है। और ये सारी चीजों को देखते हुए आमरू का दिल पिघल जाता है और वो भी इनको साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। जहाँ पर अकीरा इस चीज को देखकर काफी शौक होता है कि आखिर तुम भी हमारे साथ चलोगी। जहाँ पर आमरू कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर अगले सीन में यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर एक टाउन में आ जाते हैं, जहाँ पर ये वाला टाउन अकीरा के लिए कुछ ज्यादा नया नहीं होता, क्योंकि वो इस टाउन को पहले से ही जानता है। जहाँ पर काफी चहल पहल होती है, जहाँ पर वो लोग एक बैनर को भी नोटिस करते हैं जिस पर फीका लिखा हुआ होता है। जहाँ पर आमरू फिर इन्हें बताने लगती है कि इस जगह पर एक कल्चर है जहाँ पर लोग अपने पार्टनर को पसंद करते हैं, और हाँ ये बैनर उसी का है। जो सुनकर युगुरू कहती है कि अच्छी बात है, ये तो काफी कमाल का है, क्योंकि मैं अपने पार्टनर के ही साथ हूँ। तभी ये कहता है कि मेरा पीछा छोड़ भी दो। फिर वो काफी सीरियस होकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम तोवासा है। युगुरू इस बात से काफी गुस्सा होती है और कहती है कि भले ही वो तुम्हारा ट्रू लव हो, लेकिन मैं भी तुम्हें काफी प्यार करती हूँ। जो सुनकर वो कहता है कि हाँ तुम्हारा प्यार वो तो मुझे दिखता ही है। जो सुनकर ये दोनों ही गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि तुम्हें हमारे साथ फीका में आना होगा। जो सुनकर ये कहता है कि लगता है मैं तो फंस गया। फिर अगले सीन में हमें यहाँ पर इस जगह के माफियाज को दिखाया जाता है, जो कि अपने वेपन्स की डील कर रहे होते हैं, और हम यहाँ पर कार्ल क्रोम लॉन्डेन को भी देखते हैं। और लॉन्डेनो यहाँ के माफिया का एक सरनेम है। कार्ल क्रोम जो कि यहाँ पर खड़ा होता है, उसके पास काफी ज्यादा इज्जत और पैसे हैं, जिससे कि वो अगला माफिया बन सकता है, और वो यहाँ पर अपनी वेपन्स की डील कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि इसी माफिया फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका नाम फेडिस होता है, और वो आते के साथ ही इस बंदे को जान से मार देती है, क्योंकि वो उनके साथ गद्दारी कर रहा था। फिर हमें इस फैमिली के बारे में काफी कुछ बताया जाता है, जहाँ पर कार्ल क्रोम और फेडिस इन दोनों में से ही कोई एक आगे चलकर माफिया बॉस बन सकता है, लेकिन इसके लिए इनके पास अपने पार्टनर का होना काफी जरूरी है, और सिर्फ इसी तरीके से ये लोग माफिया बॉस बन सकते हैं, और बिना पार्टनर के माफिया बॉस बनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और रात में भी यहाँ पर लॉन्टेनो फैमिली बैठी हुई है, इसी बात के बारे में बातें कर रही होती है कि कैसे वो अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर ये कहता है कि मेरे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, यहाँ पर काफी जल्दी फीका फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ पर हम अपने पार्टनर को काफी आसानी से ढूंढ सकते हैं। यहीं तक कि कार्ल क्रोम फेडिस से भी ये कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो कहती है क्या कि तुम मुझे क्या समझते हो, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी, तुम बस इस बारे में सपने देखो। फिर यहीं से ही हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर आमरो और युगुरी दोनों ही फीका में जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ वो अकीरा को भी अपने साथ आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो इसके लिए सब मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम दोनों अकेले ही जाओ। जिस चीज को सुनकर युगुरी काफी गुस्सा जाती है, और इस वजह से वो बाहर आ जाती है, और उसके पीछे पीछे आमरो भी बाहर आ जाती है। फिर हम यहाँ पर अकीरा को देखते हैं, जो भी यहाँ पर घूमने के लिए बाहर आ जाता है, और वो ये देखता है कि यहाँ पर सारे लोग फीका फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि इस जगह का ये काफी बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जहाँ पर अकीरा को भी ये पता चलता है कि माफिया के लोग भी फीका में आने वाले हैं, और इसी वजह से सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है, जो जानकर इसी काफी ज्यादा फट तो रही होती है, लेकिन फिर भी ये देखना चाहता है कि आखिर माफिया के लोग कैसे दिखते हैं। जिसके बाद वो भी इस फेस्टिवल में आ जाता है, जहाँ पर जाकर वो नोटिस करता है कि काफी सारे लोग युगुरी और आमरो के पास आ रहे होते हैं ताकि वो अपने साथ ज्वाइन कर सके, लेकिन वो लोग उन सभी लोगों को ही मना कर रही
होती हैं, लेकिन तभी अकीरा की नजर एक बंदे के ऊपर जाती है जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है, जहाँ पर अकीरा भी समझ जाता है कि हो ना हो यही बंदा माफिया है और इसका नाम है कालक्रोम लॉन्टेनो। जहाँ पर इस बंदे के आसपास काफी सारी लड़कियां होती हैं जो कि उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं, जहाँ पर अकीरा भी इसको देखने के बाद काफी अजीब मुंह बना रहा होता है, जहाँ पर इस तरफ भी फेडिस के सामने काफी सारे लड़कों की लाइन लगी होती है और वो भी उसे इम्प्रेस करने के लिए काफी सारी अलग अलग पंच लाइन्स मार रहे होते हैं, लेकिन फेडिस उन सभी को रिजेक्ट कर देती है। तभी कालक्रम उससे कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा, और तुम देखो मुझे 2 पार्टनर्स मिल गई हैं और सिर्फ 2 ही नहीं, देखो कितनी सारी। जहाँ पर फेडिस इसकी बातों को सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है और वो ये कहती है कि मैं किसी को भी ऐसे पसंद नहीं करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं सिर्फ उसी को ही सिलेक्ट करूंगी। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम दोबारा से यहाँ पर अकीरा को देखते हैं जो कि यहाँ पर योगुरु को ही नोटिस कर रहा होता है, जहाँ पर योगुरी अभी भी काफी गुस्से में होती है और उसने यहाँ पर काफी देर ड्रिंक कर लिया है। जहाँ पर अकीरा भी ये सारी चीजों को देखकर काफी हैरान होता है कि एक एंड्रॉइड इतना सारा कैसे ड्रिंक कर सकती है, लेकिन अगले ही पल वो उसके सामने से गायब हो जाती है। फिर अकीरा भी उसे ढूंढने के लिए ऊपर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं काफी ज्यादा अंधेरा भी होता है और यहीं पर हम फिडिस को भी देखते हैं जो कि आनंद से यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और अकीरा जैसे इसके पास से गुजरता है तो वो उसे टकराता है, जिस वजह से उसकी ड्रिंक वहाँ पर ही नीचे गिर जाती है और थोड़ी सी उसके कपड़ों पर भी गिरती है, जिससे कि फिडिस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अकीरा को वहाँ पर ही पकड़ लेती है, जहाँ पर वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलती से हो गया। और जैसे अकीरा को पता चलता है कि इसका नाम फिडिस है और ये लॉन्टेनो फैमिली से बिलोंग करती है तो उसकी और भी ज्यादा फटने लगती है और वो इससे बार बार माफी मांगने लगता है, जहाँ पर फिडिस फिर उसके काफी करीब आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से आमरो की वहाँ पर एंट्री होती है और वो ये कहती है कि सच में ये काफी अच्छा लड़का है और ये आपके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। और बातों बातों में इस आमरो सारा कुछ इसे एक्सप्लेन कर देती है कि आखिर अकीरा कौन है और वो आखिर कहाँ से आया है, जो सुनकर फिडिस भी समझ जाती है कि ये वही एंशिएंट इंसान है जिसके बारे में सारे लोग बातें कर रहे हैं। और ये सारी बातों को जानने के बाद फिडिस उससे कह रही होती है कि अगर तुम वही हो कि जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, और मैं ये बात को जानती हूँ कि ओवर के लोग तुम्हारे पीछे हैं और अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो तो वो लोग तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। जो सुनने के साथ ही अकीरा की और भी ज्यादा फटने लगती है और यहाँ पे पता चलता है कि फिडिस यहाँ पर ये सारा सब कुछ इसी वजह से कर रही होती है क्योंकि इसमें उसका काफी बड़ा फायदा है कि वो माफिया बॉस बनने के लिए रेडी हो जाएगी और साथ में अकीरा को भी बेनिफिट मिलने वाला है कि ओवर के लोग उसका पीछा छोड़ देंगे। तो वो कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन हम दोनों आपस में प्यार नहीं करते और बिना प्यार के पार्टनर बनना काफी अजीब है। लेकिन फिडिस उससे कहने लगती है कि वैसे मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस अपना काम निकलवाना है। जहाँ पर फिडिस की बातों को सुनकर अकीरा को एक और चीज क्लियर होती है कि फिडिस कालक्रोम को काफी ज्यादा पसंद करती है, जो सुनकर अकीरा उसे कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन फिडिस उसे बताती है कि हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम कजिन्स में शादी नहीं कर सकते और कालक्रोम मेरा कजिन है। फिर हम इस तरफ कालक्रोम को देखते हैं जो कि योगुरी के सामने बैठ जाता है और वो उसे प्रपोज कर रहा होता है, जहाँ पर योगुरी भी काफी नशे में होती है तो उसे कुछ भी पता नहीं होता कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ पर अकीरा भी ये सारी चीजों को देख रहा होता है और वो इस चीज को समझ जाता है कि वो सारे अब काफी बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं।